अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आपको पता होगा कि चैप्टर 2 जो वेक्टर्स का हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसका सेकंड लेक्चर था। और सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा हमारा टॉपिक जो सेकंड प्रोडक्ट था, बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वो पढ़ते हुए थोड़ा सा टॉपिक रहता था तो हमारा लेक्चर ओवर हो गया था। उसके लिए एक एडिशनल एक मेकअप लेक्चर हमने रखा हुआ है, लेक्चर थ्रू 3 इसी चैप्टर का, जो कि छोटा सा होगा, आई होप 15 मिनट 20 मिनट का। तो आपको वो चैप्टर कंप्लीट करवाना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें और आप ग्रैंड टेस्ट के लिए तैयारी कर सकें। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने एक बात पढ़ी थी कि ए क्रॉस ए, दो सेम वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर्स या दो इक्वल सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? वो ज़ीरो के इक्वल होता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो होता है, ए साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 किसके इक्वल होता है बच्चों? साइन 0 इज 0। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। हमने ये चीज़ डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, और फिर हमने देखा था और हम ये पढ़ रहे थे, बल्कि तो लेक्चर एंड हो गया था। टॉपिक क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट का या उसके यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, या यूनिट वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, एक दूसरे के साथ या अपने साथ। मेरा मतलब यह है कि हमने डिस्कस किया था कि आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई कैप या यूनिट वेक्टर, कोई एक यूनिट वेक्टर है उसका अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमने क्या था कि इट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो या रेगुलर कोई भी और वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अपने साथ प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0 था, और इसी तरह से जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, और हमने कहा था के क्रॉस के इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ इनका प्रोडक्ट है और सेम वेक्टर, इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है, तो साइन 0 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने कहा था कि अगर हम दूसरे किसी वेक्टर के साथ इनका प्रोडक्ट लें, आई क्रॉस जे अगर हम लें, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे आएगा? यूनिट वेक्टर होगा। वो राइट हैंड थंब रूल के साथ हमारे पास क्या आता है, अगर आई और जे इस प्लेन का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास इनके ऊपर परपेंडिकुलर प्लेन आएगी। बच्चों किधर आएगी? ये जो प्लेन है ये इनके ऊपर बाहर की तरफ, जो पेन आपको नजर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आपके पास z एक्सिस होगा या k एक्सिस होगा। यानी थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड से अगर मैं बात करूं, a क्रॉस b अगर आप कैलकुलेट करते हैं बच्चों, यानी आपने a से आप, या जो वेक्टर है आपके पास x, इसकी तरफ आपकी हथेली है, हाथ की डायरेक्शन है, उसको आपने कर्व किया जे की तरफ, आई को आपने जे की तरफ कर्व किया, तो आपका जो थंब है, ये थंब जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये आपका z एक्सिस की तरफ जो आ रहा है, ये क्या होता है? डायरेक्शन होती है प्रोडक्ट की। आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी? z या k डायरेक्शन, इसका यूनिट वेक्टर k होता है। इसी तरह से हमने कहा था j क्रॉस k का यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? j और k का यूनिट वेक्टर अगर हम लें तो ये आपके पास आता है i, और k क्रॉस i का यूनिट वेक्टर होता है j। ये हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। अच्छा बच्चों, अगर हम इनको रिप्लेस कर दें, रिवर्स में चलें, तब क्या होगा? रिवर्स में चलें, फॉर एग्जांपल हम आई क्रॉस जे लेने के बजाय जे क्रॉस आई लेते हैं, तो थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल की मदद से हमें पता चल जाएगा कि इसका जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट आता है, यानी आई के साथ आपने क्या किया? जे क्रॉस आई, सॉरी, जे की तरफ आपकी हथेली है, हथेली की डायरेक्शन, उसको आपने कर्व किया टुवर्ड्स आई, और आपका जो थंब है जो कि इनसाइड जा रहा है, यानी माइनस के की तरफ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है जेड एक्सिस के, या अपोजिट जा रहा है जेड एक्सिस के, इसका मतलब है माइनस के होता है। और एक और बात हमने ये भी डिस्कस की थी कि क्योंकि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो इसका मतलब, और ये भी कहा था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं कि आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस के क्या होगा? जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। ठीक होगा बच्चों? अच्छा, इसके अलावा दूसरा क्या था? आई जे क्रॉस आई हमने देख लिया, इसके अलावा हम देखते हैं, उसके अलावा था जी बच्चों जे क्रॉस के बजाय के क्रॉस जे। अगर हम के क्रॉस जे लें तो आपके पास आई आने के बजाय माइनस आई आएगा। ठीक है बच्चों? और तीसरा, अगर हम लें आई क्रॉस के, तो आपके पास जे आने के बजाय माइनस जे आएगा। तो बेसिकली
आप जे और के का प्रोडक्ट लें तो आपके पास नेक्स्ट आएगा आई। लेकिन अगर आप कौन सी डायरेक्शन में चलें, एंटी क्लॉकवाइज में चलें, तो तब आपके पास क्या आएगा, तब आपके पास डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई क्रॉस जे अगर हम लेंगे तो आपके पास के आएगा। यहाँ पे देखें, आई क्रॉस जे अगर आप लें तो इसके आई क्रॉस जे इस डायरेक्शन में कह रहा हूँ, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने आपके पास एक सर्कल बना के आई जे के की फॉर्म लिखी नहीं हुई। अगर आई जे के ऐसे लिखें तो डिफरेंट रिजल्ट होगा, अगर हम आई जे के ऐसे लिखें तो फिर डिफरेंट रिजल्ट होगा। तो बच्चों बात यह है कि आई और जे का आप प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास के रिजल्ट आएगा, और के और आई का लें तो आपके पास जे रिजल्ट आएगा। इसे लेकिन अगर आप इसके रिवर्स में चलें, आई क्रॉस के लें तो आपके पास माइनस जे आएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये हमने यूनिट वेक्टर्स डिस्कस कर लिए। लेकिन इसके लिए ट्रिक एक है आपके पास। ट्रिक क्या है, आप आई जे और के को यूज़ करें, आप एक सर्कल बना दें, एक लूप बना लें, एक साइकिल बना दें, जैसे हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। अगर आप आई जे और के को इस तरह से लिखते हैं तो बच्चों अगर आप प्रोडक्ट इनका लेंगे तो आई क्रॉस जे का प्रोडक्ट आपके पास, जैसे मैंने कहा, के आएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप इसके रिवर्स डायरेक्शन में चलें, के क्रॉस जे आप लेंगे तो आपके पास माइनस आई आएगा। समझ गए? ये बात मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता था कि आई का क्रॉस अगर आप लेंगे जे के साथ तो आपके पास के आएगा, और के का क्रॉस आप आई के साथ लेंगे तो आपके पास जे आएगा। बट अगर आप इसकी रिवर्स डायरेक्शन में जाएं, यानी अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आपने आई जे के को क्लॉकवाइज में लिखा हुआ है, तो आप इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो आप आई क्रॉस के लेंगे। यहाँ पे आप अगर आई क्रॉस के ले लें तो आपके पास रिजल्ट जे आने के बजाय नेक्स्ट वाला तो आएगा, जे तो आएगा लेकिन माइनस जे आएगा, माइनस जे कैप। समझ गए आप लोग ये बात? ये देख के आगे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो आपको क्वेश्चंस आएंगे उन सब क्वेश्चंस के साथ ये बात बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आप आई जे क्रॉस जे ले रहे हैं, जे क्रॉस आई ले रहे हैं, तो इनके साथ साइन का बड़ा ख्याल रखना है बच्चों। अच्छा, तो डिटर्मिनेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमने फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेट मेथड। इसका सबसे सिंपल और आसान मेथड यही है, कोई भी दो वेक्टर्स ए क्रॉस बी, ए और बी हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको डिटर्मिनेट मेथड से लें, सिंपलेस्ट मेथड है ये। वैसे तो आप क्रॉस रेगुलर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड क्या है बच्चों इनका, ए क्रॉस बी के लिए, ए और बी के लिए आपके पास एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है। ये इस तरह से आएगा कि आई जे के यूनिट वेक्टर्स लिखें। पहले ए की, अगर आप ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो पहले ए की एलिमेंट्स लिखेंगे आप, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और फिर बी के लिखेंगे बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। अगर आप बी क्रॉस ए ले रहे हैं बच्चों तो ये कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर्स रिवर्स नहीं होंगे, सेकंड रो और थर्ड रो रिवर्स होंगी। आपके पास आ जाएगा बी एक्स, बी वाई, बी जी, और यहाँ पे क्या है, ए एक्स, ए वाई एंड ए जी, ये आपके पास बी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने प्रोडक्ट लेना है। चलो आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल करवा देते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चन, बहुत सारे और ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। आपको कोई दो वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि जैसे यहाँ पे आपके पास है कि फोर्स और आपके पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट गिवन है आर, और आपको कहा जा रहा है कि आप टार्क फाइंड करें। आपको पता होना चाहिए टार्क का फार्मूला क्या है, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टार्क एक वेक्टर है जिसका प्रोडक्ट क्या होता है, जो किसका प्रोडक्ट है, वेक्टर आर और वेक्टर एफ का। आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और एफ क्या है, एफ इज फोर्स। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों टार्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट मेथड। सबसे पहले आप लिखेंगे आई जे एंड के, आई जे और के। यहाँ पे आर पहले लिखना है, ये खास ख्याल रखना, पहले ये टर्म नहीं लिखनी, पहले आर लिखना है। तो आर क्या आएगा, 3 2 3, और एफ क्या आपके पास 2 -3 एंड 4,
ये हो गया बच्चों आपके पास। अब इसको अगर सॉल्व करें हम, यहाँ पे टार्क क्या आएगा, आई इंटू क्या होता है बच्चों, दिस ए डी माइनस बी सी। 2 इंटू 4 इज 8 माइनस 3 इंटू 3 9, माइनस 9 है तो प्लस 9 हो जाएगा। माइनस जे इंटू सेकेंड के साथ जे, सेकेंड के साथ माइनस आता है, डिटर्मिनेंट में हमने चेक किया था, कैलकुलेट किया था। तो बच्चों माइनस जे इंटू कौन सा आपके पास रह गया, इंक्रीज। ये आपने ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाली रो उड़ा देनी है, डिलीट कर देनी है अपने माइंड से कि यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है। तो आपके पास क्या बचा, 3 इंटू 4 12, माइनस 2 इंटू 3 6, प्लस के इंटू के कैप है ये, ठीक है। के इंटू तीसरा प्लस होगा, दूसरा माइनस है तो तीसरा प्लस होगा बच्चों, ठीक है। के है अगर, तो के के लिए आपने ये वाला कॉलम और ये वाली रो उड़ा देनी है। पीछे आपके पास क्या बचा, 3 इंटू 3 माइनस 9, माइनस 3 है ना, तो माइनस 9 माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस 4। तो टार्क आपके पास क्या आ गया बच्चों, 8 प्लस 9 इज 17 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 13 के कैप। आपके पास टार्क क्या आता है इस तरह की क्वांटिटी का, अगर आपके पास दो वेक्टर्स दिए हों आर और एफ, आपको कहा जाए आप टार्क कैलकुलेट करेंगे तो आप सिंपली इनको आर और एफ को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, आर क्रॉस एफ लेंगे इंस्टेड ऑफ कि आर डॉट एफ लें या आर और एफ को मल्टीप्लाई करें। नहीं, आपने आर क्रॉस एफ लेना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का ख्याल रखें। देखें जैसे बच्चों, अच्छा अगर आपके पास फोर्स है और उसका आप उसके साथ एक क्वांटिटी है फोर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ये आर था आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आर है बच्चों। लेट मी क्लियर, थोड़ा सा आपके लिए मैं जगह खाली करता हूँ बच्चों। यही फोर्स और यही डिस्प्लेसमेंट है, आर और एफ या डी और एफ। अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, एफ डॉट डी ले लें बच्चों, तो आपके पास क्या होता है, या डी डॉट एफ भी ले लें, डी डॉट एफ भी ले लें, एक ही बात है ना, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव है। अगर आप डी डॉट एफ ले लें या आर डॉट एफ आप इसको कह रहे हैं, वो इन्हीं क्वांटिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास टार्क आने के बजाय क्या आएगा, वर्क आएगा। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन्हीं दोनों का R और F का डॉट प्रोडक्ट लेने के बजाय क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दोनों वेक्टर्स का, तो आपके पास क्या आता है, टार्क आता है। बड़ा ख्याल रखना इस बात का कि आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं या क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए इसकी एप्लीकेशन भी है कुछ। आपको क्वेश्चंस इस तरह का भी आ सकता है जैसा मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया है, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया जाए, ए क्रॉस बी ये है, तो आप बताएं कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, या आपको ए और बी दे दिया जाए और आपको कहा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ट्राइंगल ए बी आपके पास ए बी सी, या आपके पास ये ट्राइंगल है, इसके अंदर दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ए और बी ट्राइंगल का वैसे एरिया होता है क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है, आप बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। किसी भी ट्राइंगल की बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। और डिवाइडेड बाय 2 इसलिए होता है क्योंकि आपके पास अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको पता है एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ, या फिर आप कह लें बेस क्रॉस हाइट, ठीक है बच्चों। बेस क्रॉस हाइट, जहाँ पे बेस ये हो गई और ये हाइट है। अब बात ये है कि इसी यूनिट वेक्टर, इसी आपके पास स्क्वायर जो है, इसको आप दो हिस्सों में डायगोनल्स में अगर काट दें तो आपके पास ये ऊपर वाली दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, दोनों ट्राइंगल्स बन रही हैं। ये इसको, इस स्क्वायर को हाफ में डिवाइड कर दे डायगोनल से, तो आपके पास ये ऐसी दो क्या बन रही हैं, ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब कि जो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो इक्वल होता है 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। और
दूसरे सेंस में आप ये भी अपोजिट भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 इस तरफ है तो यहाँ पे आके 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का हमने क्या कहा, क्या होता है 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेस इंटू हाइट। तो ये है फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर आपको पहले से फार्मूला आता है बच्चों तो फिर आप ये करें, फिर आप इस फार्मूला को यूज़ करें और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से देखें कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे आप देखें बेस तो आपके पास ए मौजूद है, बेस यहाँ पे आपके पास ए है, तो आप क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गई, इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे, बेस की जगह पे ए है आपके पास, ठीक है, मैग्नीट्यूड है बेसिकली ये। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप चाहें तो ऐसे भी लिख लें। और हाइट क्या है आपके पास, हाइट किसके इक्वल होगी बच्चों, यहाँ पे देखें आप, आपके पास हाइट मौजूद नहीं है, ना बी हाइट है ना ए हाइट है ना ये थर्ड ये हाइट भी नहीं है। हाइट क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, ये जो है ये वेक्टर, ये हाइट है, दिस इज हाइट। ये वेक्टर किस चीज़ के इक्वल है, आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, याद है। एक वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है तो हमने कहा था कि उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसके साथ, एक वेक्टर बी है अगर तो हमने कहा था उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका वाई कंपोनेंट होता है बी वाई, और एक उसका बी एक्स कंपोनेंट होता है, ठीक है बच्चों। बी वाई यहाँ पे ले लें आप या यहाँ पे ले लें, एक ही बात है। तो ये बी वाई बी एक्स किसके इक्वल था, बी एक्स इज इक्वल टू बी साइन थीटा, याद बी कॉस थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा, और बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, हाइट की जगह पे ये वाली जो टर्म है हाइट, इसको हम क्या कहते हैं, हाइट इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, हाइट इज इक्वल टू बी वाई, और बी वाई की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। ये अगर आपके पास बी और बी इंटू साइन थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, बी का वर्टिकल कंपोनेंट या उसकी हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट। तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों, अब आप लिखेंगे एरिया किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू हाइट की जगह पे आप लिख देंगे बी कॉस बी, हाइट है ना, हाइट है बी साइन थीटा, विच इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन थीटा, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1/2, ये क्या है, ए बी साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और अगर मैग्नीट्यूड है तुम करते तो आपके पास क्या आ रहा था, ए बी साइन थीटा इंटू एन, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये वेक्टर हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, ए बी साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे कैलकुलेट होता है यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कौन से, ए और बी, समझ गए बच्चों। आपको इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं, आपको बताया जाए कि ए क्रॉस बी ये है, और आप बताएं कि इस स्पेसिफिक ट्रायंगल जो आपको ट्रायंगल दी जाएगी, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, और आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस मेथड या फार्मूला। इसके अलावा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमने एक चीज़ अभी पढ़ी ही थी कि स्क्वायर का एरिया, चार साइड्स वाली कोई भी अगर आपके पास शेप है, जियोमेट्री है, इसका स्क्वायर में ये होता है ना कि आपके पास लेंथ और हाइट दोनों इक्वल होते हैं। तो हम पैरेललोग्राम इसलिए लेते हैं कि उसके लिए आपके पास डिफरेंट एंगल भी डिफरेंट होता है, आपके लिए लेंथ विड्थ भी डिफरेंट हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है। तो इस तरह की किसी भी शेप के लिए आपके पास एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बच्चों, पैरेललोग्राम
गैलोग्राम नहीं पढ़ना इसको, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। ये होता है बच्चों, इट इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू बेस, इसकी बेस ए इंटू इसकी हाइट, इंटू बी नहीं है, इंटू हाइट। हाइट क्या है? इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है, इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है, बेस इंटू हाइट। अगर हमारे पास सिर्फ स्क्वायर होता तो हम बेस इंटू हाइट की जगह पे h या इसकी जगह पे जो वेक्टर b था वो लिख लेते, लेकिन हमारे पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, एंगल भी चेंज होगा दोनों के दरमियान, ए बी के दरमियान एंगल भी कम ज़्यादा हो सकता है और ए बी की लेंथ भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब आप देखें, आपके पास ये जो वेक्टर है b, इस b को आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें। कौन कौन से कंपोनेंट्स? एक इसका x कंपोनेंट जो कि है आपके पास bx, और एक इसका by कंपोनेंट। ठीक है, bx किसके इक्वल होता है बच्चों? bx इज इक्वल टू b साइन थीटा और b कॉस थीटा। आज मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, b कॉस थीटा और by इज इक्वल टू b साइन थीटा। ठीक हो गया बच्चों? अगर ये आपके पास होता है by इज इक्वल टू b साइन थीटा, तो यहाँ पे आप देख के बताएं कि इनमें से हाइट कौन सी है, इस पैरेललोग्राम की हाइट कौन सी है, bx है या by है या b है? तो बच्चों इसकी हाइट है by, जो परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर, इसको हम हाइट कहते हैं। बेस के ऊपर, बेस ए के ऊपर जो परपेंडिकुलर है। तो आपके पास क्या बचेगा? एरिया आएगा बच्चों बेस विच इज ए इंटू हाइट क्या है by, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि a इंटू बी साइन थीटा, a इंटू बी साइन थीटा। यहाँ पे a और b क्या है? मैग्नीट्यूड्स हैं, या a b साइन थीटा भी टोटल मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब a b साइन थीटा जो है, a b साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इट इज इक्वल टू a क्रॉस b होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि आपने एरिया कैलकुलेट करना किसी पैरेललोग्राम का, किसी भी ज्योमेट्रिक शेप का, स्क्वायर कह दें आपको, या आपको ट्रायंगल कह दिया जाए, रेक्टेंगल कहा जाए, आपने उसके लिए क्या करना बच्चों? सिंपल बात है, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर, या फिर a क्रॉस b को यूज़ करते हुए आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल की बात करें, जहाँ पे बेस और हाइट दोनों आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होंगी, तो b क्रॉस a क्या होगा आपको पता है अच्छे से, हमने भी डिस्कस किया है। क्रॉस प्रोडक्ट है उनके दरमियान, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 90 डिग्री कॉस साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल a क्रॉस b का क्या हो जाएगा बच्चों? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a और b का। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम के लिए जहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल है दोनों के दरमियान, उस केस में भी हम यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक हो गया? तो ये था आज का आपका लेक्चर, और आई होप आपको समझ आया होगा। इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, और एक चैप्टर चूँकि कंप्लीट हो चुका है बच्चों, कुछ आपके लिए एक तो होगा आपके पास DPP, या आपके पास प्रैक्टिस DPD, डेली प्रैक्टिस ड्रिल्स, या डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कहते हैं, डेली प्रैक्टिस ड्रिल्स। आपके कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसमें दो ही SLO थे। एक था आपका कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना किसी वेक्टर को, और दूसरा था दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों? तो इनको यूज़ करते हुए आपको प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो वो भी आपको कैलकुलेट करना होना चाहिए, और इस टॉपिक का भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि कैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हुए कैसे आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, कौन सा दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और कौन सा एंगल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा।
तो ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ग्रैंड टेस्ट आपकी जो होगी इस चैप्टर की उसकी तैयारी करें और टेस्ट दें ताकि मुझे आइडिया हो आपको ये चैप्टर भी आता है या नहीं आता। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।